everyone. Today we are discussing about how to prepare for theory subject. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों से कि मैम हम कैसे प्रिपेयर करें अपने थ्योरी सब्जेक्ट को, क्योंकि हमें पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम इस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा 400 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 1 से 2 सब्जेक्ट्स हमारे थ्योरी पेपर होते हैं और हमें उनमें 50% स्कोर करना पड़ता है। तो मैं आज बच्चों से एक स्ट्रैटेजी उनके सामने लेके आ रही हूँ कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, किसमें, थ्योरी सब्जेक्ट्स में। अगर मैं प्रीवियस 2 इयर्स की बात करूँ या 3 इयर्स की बात करूँ, हमारा जो पेपर हमें देखने को मिलता था, या अभी मैं बात करूँ 60% जो पेपर या 40% पेपर हमें एमसीक्यू बेस्ड मिलता है। एमसीक्यू बेस्ड में प्रॉब्लम हमें ज़्यादा अराइज नहीं होती जब हमारी जो हम कंसेप्चुअली क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सामने हमें क्वेश्चन दिखा, उसके 4 ऑप्शन हमें दिखते हैं। तो जब हम कॉन्सेप्चुअली क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, पर हमें उसका जो थ्योरी पोर्शन है, जो उसमें हमें कंटेंट लिखना है, वो याद ना हो तो चल जाता है, क्योंकि हमें पता है इसमें से एक ऑप्शन है, हमें उसमें से ही टिक करना है, वो हम कर देते हैं। पर अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, किसकी बात करूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, और हमें 2 कॉपी लॉ की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ती है, जो वो लैंग्वेज मांगता है, क्योंकि हमें पता है हम एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में है, जहाँ पे हमारा कंपटीशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। वहाँ पे बच्चे हमसे भी क्या है, स्मार्ट है, जिनकी थ्योरी सब्जेक्ट हमसे भी स्ट्रांग है, तो हमें उनसे क्या निकलना है, आगे निकलना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि अगर आपको अपना थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग करना है तो आपकी सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है, चाहे हम फाउंडेशन लेवल की बात करें, चाहे हम इंटर लेवल की बात करें, चाहे हम फाइनल लेवल की बात करें, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स, उन्हें हमें अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग लिख के आना क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उस लैंग्वेज में नहीं लिख के आते हैं तो हमें, या अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाते हैं तो हमें थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल जाते हैं, पर हम इतने एलिजिबल नहीं हो पाते कि हम उसमें 50% मार्क को इजीली क्या कर सके, गेन कर सके। क्योंकि हमें पता है हर एक बच्चे के पास नॉलेज होती है, पर मैटर क्या करता है कि आप वहाँ पे क्या कंटेंट लिख के आ रहे हो, उसी बेसिस पे आपको एग्जामिनर मार्क्स अलॉट करता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहती क्या है। अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे अपने क्वेश्चन को वहाँ एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको डीप इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वन अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, ये आपको गारंटी नहीं देता कि आप इस एग्जाम में पास होने की आपको गारंटी दे। हमें पता है कि अगर एक बच्चा है जो कंसेप्चुअली क्लियर है, क्या है, कंसेप्चुअली क्लियर है, बट उसे यही नहीं पता कि उसे अपने क्वेश्चन में, जो उसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क किया गया है, उसमें उसको क्या कंटेंट लिख के आना है, देन क्या होगा, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा और एग्जामिनर उसमें 0 मार्क्स दे देगा। ये हमें पता है, हमें अगर क्वेश्चन आस्क किया गया है तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है, और कुछ ना कुछ ये नहीं कि हम कुछ भी भर के आ जाए, क्योंकि हमें पता है हम एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को के अंदर है और हमें वहाँ पे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज को लिखना ज़रूरी है। अगर हम नहीं मिलते देन वी कांट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स।
और और आप तब ये जो कंटेंट है वो तभी लिख सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप एक स्ट्रैटेजी अपनाओ कि मुझे कैसे इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, जिससे कि मैं इसको अपने माइंड में बिठा सकूं और जब मैं एग्जाम में करने बैठूं तो मुझे वो लैंग्वेज, वो पर्टिकुलर सेक्शन पहले कंसेप्चुअली क्लियर हो, कंसेप्चुअली क्लियर के बाद मैं उसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में लिख सकूं। और ये तभी हो सकता है जब आप क्या करो, एक स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि आपको पता है जो हमारे CA, CS एंड CMA ये 3 प्रोफेशन है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कराते हैं, अपने आप को इनरोल कराते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं, पर उसका 2 to 3% ही क्या पास आउट रेशियो होता है। दैट मीन्स कि उस 2 से 3% में आप अपने आप को देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये मैटर करता है आपका स्मार्ट स्टडी, आपका एक शेड्यूल जो आपको बनाना पड़ेगा अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल पेपर तो इजीली कर लेते हैं, उनको लिखना तो पसंद है, पर याद करना, उसको बैठ के रिवाइज करना एक इंटरवल में, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो बच्चों से नहीं हो पाता है। तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे एग्जाम में बैठने से पहले 5 to 6 टाइम्स क्या करनी है, रिवीजन तो करना जरूरी है। अगर आप 5 to 6 या मिनिमम 4 to 5 टाइम्स भी रिवीजन करके नहीं जाते हो, दैट मीन्स ये आप भूल ही जाओ कि आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारी मेमोरी होती है, जब हम उसको याद करते हैं, ये एक पॉइंट है कि बोला जाता है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके 30 मिनट में या 25 मिनट में हम उसका 40% या 50% जो चीज हमने पढ़ी हुई है हम उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो पाता है। तो अगर हमें उस चीज को अपने माइंड में स्टोर करनी है तो हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम जब एग्जाम में बैठे हम उस चीज को क्या कर सके, याद कर सके। मैं बताती हूँ आपको वो 5 टाइम्स रिवीजन आपकी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो सबसे पहली रिवीजन आपकी होनी चाहिए जब आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लिया मैंने आप टैक्स को पढ़ रहे हो या लॉ को पढ़ रहे हो, ये जब आपने इसको पढ़ा तो आप इसको, जब आपने इसको डीपली क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया, जो आपकी फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए उसमें आप अपना फुल सिलेबस कवरेज करोगे। दैट मीन्स कि आपको सब कुछ एक एक लाइन को पढ़ना है अपनी फर्स्ट रिवीजन में। पर जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, कब, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो सेकंड रिवीजन आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऐसी होनी चाहिए कि 2-3 दिन के अंदर आप उसको रिवाइज कर सको। अब जो आपने यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन करी, तो सेकंड रिवीजन में आपको सब पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी, आपको वो एरियाज चाहते हैं कि कौन से हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और कौन से हमारे एग्जाम के लिए इरेलीवेंट है। दैट मीन्स कि मुझे किस पे कि ये टॉपिक जो है ये तो 100% एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। अगर मैं बात करूं पीजीबीपी का, टैक्स में एक पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम में क्या होता है, पूछा ही जाता है, तो आपकी इसकी तो रिवीजन करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंड रिवीजन में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको रिलेवेंट और इरेलीवेंट टॉपिक्स को क्या करना है, हटा देना है, कि आप ऐसे टॉपिक पढ़ो कि ये रिलेवेंट है, ये इरेलीवेंट है, और फिर इरेलीवेंट में से भी वो ये देखना, ये एक लिस्ट तैयार करना कि ये टॉपिक तो पूछे ही नहीं जाते, बस मैं इसको क्या कर लूँ, ओरली अपने दिमाग में बिठा लूँ, मुझे इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थर्ड रिवीजन। अब फोर्थ रिवीजन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप
फोर्थ रिवीजन में अपना जो ये है इसको इम्पॉर्टेंट एरियाज कि जो भाई जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज तो मेरे माइंड में बैठ ही रही, क्योंकि मुझे पता है 70 to 80% हर एक बच्चा जो प्रोफेशनल एग्जाम में बैठने जा रहा है, अगर उसने अच्छे से स्टडी करी है उसको पता रहता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन करे जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन करके ही जाता है, तो उसको ये एक अंदाजा निकल जाता है कि किस में से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं और मुझे उन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है, रिपीटेडली बेसिस पे पढ़ना है। और फिफ्थ रिवीजन होती है आपकी एग्जाम से पहले, जो आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें आपको ने जो बुलेट पॉइंट्स, जो हाईलाइट पॉइंट्स देख रखे हैं वही आपको करना है। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने अपना गोल डिटरमाइन कर रखा हो। ये उन बच्चे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो जोश में 10 से 15 दिन इस शेड्यूल को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, पर ऐसे बच्चे भी हैं जो 5 से 7 दिन में इस शेड्यूल को फाड़ फूड़ के अपने रूम से क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो इस शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो यही होता है, वो बच्चे या तो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते या फिर उनका रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलता है, और फिर ये बाद में बोलते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें रिजल्ट नहीं दिया। अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको इन चीजों को स्टोर करना है अपने माइंड में, 1 मिनट। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे अपने पर्टिकुलर प्रोविजन, पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर क्वेश्चन में को अपने माइंड में रखना है, जिससे कि मैं सेम लैंग्वेज किस में रख के आ सकूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 100 मार्क्स का पेपर आपका आ रहा है जिसमें से 40 to 60% भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए आपको क्या सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसके लिए आपको माइंडली प्रिपेयर होना पड़ेगा, वहां पे लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, हमारे जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कर रखी है, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो तो मेरे को इसको सोचने का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर वहां पे आपको 5 से 10 मिनट भी सोचने में लग जाए तो दैट मीन्स कि आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि हम 3 घंटे का जो पेपर होता है उस 3 घंटे के पेपर में हमें क्या होना चाहिए, पूरे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी हम 100 मार्क्स के पेपर को फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करके आते हैं। तो मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आपने डीपली एनालिसिस कर लिया, उस टॉपिक को खत्म कर लिया, तो आपकी एक जो रिवीजन होनी चाहिए, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए वो फर्स्ट रिवीजन आपकी एट अ टाइम होनी चाहिए कि मैंने जो ये टॉपिक पढ़े हैं, क्या मैं इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या मेरे को वो माइंड में याद हो रहे हैं। और ये आपको कैसे करना है, तेज तेज बोल के, ये नहीं कि बस आप देख रहे हो। जब आप देख रहे होते हो तो देखने में और बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जब आप किसी चीज को देख रहे हो दैट मीन्स कि आप उसको याद नहीं कर रहे, माइंड में नहीं बिठा रहे, आप बस उसका देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये एक्चुअली में है क्या। दैट मीन्स मैं बोलूं कि कंसेप्चुअली क्लियर हो रहे हो आप उस टाइम पर। मैं अगर बात करूं जब हम लाउडली स्पीक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर प्रोविजन को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लिखना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग या टेक्स्ट की लैंग्वेज में नहीं लिख के आए, डेट मीन्स कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे, वो रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है अपने एग्जाम में। तो मैंने क्या बोला कि जो आपकी फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, इमिडिएटली, कि जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा कुछ तो आपकी उसी टाइम वो रिवीजन होनी चाहिए कि मैंने ये पॉइंट पढ़ा। ऐसे नहीं कि बुक खोलिए, बुक बंद करके और तेज तेज बोलना है, एक अकेले कमरे में, शांत कमरे में, जहां आपको किसी की भी प्रेजेंस मैटर ना करे। अब मैं बात करूं सेकंड रिवीजन की, तो सेकंड रिवीजन आपकी विद इन
2 to 3 डेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको विद इन 2 to 3 डेज क्या नहीं करते हो, रिकॉल नहीं करते हो, तो जो आपका माइंड का स्टोरिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा और आप चीज़ों को भूलने लग जाओगे। तो अच्छा है ना कि आपने जो अच्छे से पढ़ा है एक बार उसकी रिवीजन कर लिया, 2-3 मिनट 10-15 मिनट निकाल के उसको एक बार रिवाइज कर ले, जिससे कि जो आपका माइंड क्या है फॉरगेटिंग चीज़ है वो आप दिन पे दिन क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए। अब मैं बात करती हूँ हमारे थर्ड रिवीजन की। तो मैं थर्ड रिवीजन की बात करूँ तो आपकी ये विद इन 2 वीक्स के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम क्या हो जाएगा फिर अगर हमने उसको 2-3 दिन बाद पढ़ा और फिर उसको हाथ ही नहीं लगाया फिर हम उसको भूलने लग जाएंगे, है ना। तो भूलने से अच्छा है हम अपनी पावर को गेनिंग करने के लिए हम उसको दोबारा रिवीजन करें, जिससे कि हमारे माइंड में वो एक अच्छे तरीके से बैठ जाए। और फोर्थ रिवीजन जो मैक्सिमम है आप इतनी कर सकते हो और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, वो होनी चाहिए विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ के अंदर आपको ऐसे रिवीजन करनी है। तो अब मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, ये मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हूँ जब मैं किसी भी एग्जाम के लिए बैठती हूँ। तो 1.5 मंथ के अंदर प्रिपेयर करना, अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो आपको ये रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा कि आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है जो आप उससे डरते हो वो आपका स्ट्रांग होने लग जाता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस चीज़ में वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उसको ही अपना और स्ट्रांग कर रहे होते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, आपका उसमें थ्योरी सब्जेक्ट भी है और आपको उसको स्ट्रांग करना है। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है, उसमें आपको पता है कि मैं उसमें अपना थोड़ी भी मेहनत डबल कर दूँ एग्जाम टाइम पे तो वो उसमें मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। पर जो मेरा वीक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे पता है जो मेरा नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसका रीजन क्या होगा, ये थ्योरी सब्जेक्ट, क्यों ना मैं उसमें शुरू से ही बिगिनिंग से ही क्या करूं, अपना 100% एफर्ट डालूं। जिसमें मुझे उसमें 40 रिसीव्ड हो रहे थे, 30 रिसीव्ड हो रहे थे, मेरे उसमें 50 to 55 या 60 और भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को अपनाते हो। अब मैं एक पॉइंट की बात करती हूँ, छोटा सा पॉइंट है, फिर हम अपना ये जो लेक्चर है ये खत्म करते हैं, ये वीडियो, कि जब भी आप किसी नए टॉपिक को रिवाइज करो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, डाटा लॉ में आपने एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, या कोई सी भी सब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ा। उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आपने पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज हो गया, अब क्या करते हो, आप दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हो, एक नया कॉन्सेप्ट कि आप उसको अच्छे से समझो। पर जब आप उस सेकंड टॉपिक में जंप करते हो तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपने पिछले वाले टॉपिक की एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि वो आपके माइंड में बैठ जाए। और वो रिवाइज कैसे करना है, आपको जो आपकी बुक है उसको बुक को बंद करके और अपने माइंड में उसको विजुअलाइज करना है कि ये टॉपिक मैंने पढ़े थे। ये जरूरी नहीं है कि आप तेज बोलो, आपने अपने मन के अंदर विजुअलाइज करके भी देख सकते हो। इसका मतलब है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है, आपको लैंग्वेज पता है, आपको बुलेट पॉइंट्स पता है। और अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा इसको फॉलो करना चाहे या ना करना चाहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। यहाँ पे अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आते हैं। एक तो वो जो इंटेलिजेंट है, जिनका माइंड बहुत शार्पली है, बहुत ज़्यादा, वो जब भी किसी चीज टॉपिक को पढ़ते हैं वो एकदम से माइंड में बिठा लेते हैं, एकदम से उनकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो समझने की बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बात करती हूँ मैं नॉर्मल बच्चों की, जिनको समझने में कुछ टाइम लगता है पर वो समझ जाते हैं।
अब बात याद रखना कि इंटेलिजेंट और नॉर्मल बच्चे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितनी हार्ड वर्क करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, और वही बच्चा इस प्रोफेशनल एग्जाम को क्या कर पाता है, पास आउट कर पाता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो मोस्टली ये ध्यान में होता है उनका कि भाई हम एक चीज को जब पढ़ेंगे हम उसको इजीली गेन कर लेंगे, हमें समझ में आ जाता है। पर मैटर ये करता है कि आप उसको कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हो वो पर्टिकुलर डिग्री के लिए। अगर आप ये चीज नहीं करते हो, अगर आपके प्रैक्टिस नहीं करते हो, हार्ड वर्क नहीं करते हो, दैट मीन्स कि आप तैयार रहे, आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप डिजर्व करते हो। अगर ये बच्चे अपनी हार्ड वर्क के साथ, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अच्छे चीज़ों को समझ नहीं पाते, पर जब वो 4 से 5 बार प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दिन दिन रात तक जागते हैं, एक शेड्यूल बना रखा है कि भाई मुझे इस टाइम पढ़ना है। अगर उनका कोई फेस्टिवल है, दैट मीन्स फेस्टिवल मैटर नहीं करता, फेस्टिवल है जो टाइम है उसको बनाओ, पर जो टाइम मैंने डिसाइड कर रखा है उस टाइम में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। और ऐसे बच्चों का हमें रिजल्ट के टाइम पे देखने को मिलता है कि वो बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे होते हैं या फिर उनकी रैंक भी आ जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी हार्ड वर्क करनी है ये अपनी डिग्री पाने के लिए। आपके डिटर्मिनेशन डिसाइड करेगा कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करते हो। अब आप पे डिपेंड करता है जो मैंने आपको बात बताई वो आप फॉलो करते हो या ना करते हो। अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है, आपको बेनिफिट मिलेगा और साथ के साथ आपके पेरेंट्स को ही बेनिफिट मिलेगा कि उनको भी एक प्राउड होगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा आगे जा रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, सिक्योर है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप आगे जो भी आपके एग्जाम होते हैं वो आप अच्छे से क्या करो, इस स्ट्रेटेजी के साथ उसको फॉलो अप करो।